तरह तय किया है कि इस देश से सनातन को समाप्त करना है। ये राजद जदयू के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को इतना हिंदू समाज से बैर और सनातन से क्यों है? नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से टीकाधारी को लेकर एक नए तरीके की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बिहार में शुरू हुई है, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से बिहार उस निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जिस मोड़ पर 10 को पहले यह प्रदेश खड़ा था? या फिर ये माना जाए कि तमिलनाडु में जिस तरीके से मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र ने सनातन को लेकर बयान देकर उन चीज़ों को फिर से समाज के अंदर जगाने की कोशिश कर रहा है, जिसके सहारे पेरियार और फिर करुणानिधि उसके राजनीतिक विरासत को लेकर तमिलनाडु में बरसों से बने हुए हैं। क्या ये माना जाए कि जिस सनातन के को लेकर निर्णायक लड़ाई के मूड में विपक्ष दिख रहा है, आने वाले समय में जाति और धर्म को लेकर एक बड़ा विभेद एक बार फिर से सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सवाल अपने आप में आज मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि आर्थिक बदलाव के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब जाति का जो वो बैरियर था आज से 100 साल पहले, आज वो बैरियर नहीं है। लेकिन जाति के आधार पर उपेक्षा या जाति के आधार पर आज भी वो सारी चीज़ें समाज में मौजूद हैं जिनके खिलाफ दशकों से लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। सत्ता में भले रामविलास पासवान पहुंच गए हों, सत्ता में भले ही लालू यादव पहुंच गए हों, सत्ता में भले ही नीतीश कुमार पहुंच गए, लेकिन समाज में आज भी जो गैर बराबरी का, जो सनातन धर्म का जो एक मुलम्मा चला आ रहा है, वो आज भी उसी तरीके से कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दलित आज भी सवर्णों के घर कुर्सी पर बैठने से पहले, मतलब ऐसे सवर्ण जो पढ़े लिखे तबके से हैं, जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, सब कुछ है, लेकिन घर पे किसी दलित को कुर्सी देने में, उसी कप में चाय देने में आज भी वो संकोच करते हैं जो पहले जिस स्थिति में संकोच वो करते थे। और ये भी सही है कि समाज का वो जाति वर्ग जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो आज भी इतने बदलाव के बावजूद भी उसके अंदर उसी तरीके की कट्टरता भरी हुई है कि ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, वो बने रहे। आज भले महावीर मंदिर में कोई दलित पुजारी पूजा कर रहा है, लेकिन महावीर मंदिर के अलावा किसी दलित का, किसी सवर्ण के यहाँ पुजारी के रूप में प्रवेश हुआ हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है। या फिर किसी ब्राह्मण पुजारी का किसी दलित के घर पूजा कराने की बात मुझे नहीं पता है। जहाँ तक मैं समाज को समझता हूँ, मैंने जो समाज देखा है और जो समाज आर्थिक बदलाव के बाद जो समाज सामने है, उन तमाम तरीके के विरोधाभास को भी अगर आप एक जगह खड़े होकर सोचिए तो वो जो श्रेष्ठता वाली भाव है वो आज भी कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और अगर वो चीज़ें जिनको जगदानंद सिंह या स्टालिन का पुत्र जिन चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो जागृत हो गया, क्योंकि वो मरा नहीं है, वो दर्द हर किसी के दिल में है, आज भी है, उसी तरीके से मौजूद है। ये अलग बात है कि आर्थिक सुधार, समाज में एक दूसरे के प्रति जो आत्मनिर्भरता की स्थिति थी, उसमें जो बदलाव आया है, उससे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पहली वाली स्थिति नहीं है कि सब कुछ मालिक के भरोसे है, अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। उन बदलाव का
असर जाति व्यवस्था के कमज़ोर होने पर जरूर पड़ा है, लेकिन फिर भी इतना असर नहीं पड़ा है कि सनातन के सहारे जातिवादी इस टीकाधारी राजनीति को आप रोक सकते हैं। इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये लड़ाई अब तेज होगी और जातिवादी संगठन या पार्टी चलाने वाले लोग अब इस लड़ाई को एक अलग अंजाम देने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, मोदी भले ही पिछड़ी जाति से आते हो, लेकिन मोदी वही राजनीति करते हैं जिस राजनीति को लेकर इस देश में बड़े सामाजिक बदलाव के आंदोलन हुए। मोदी उसी राजनीति के प्रतीक हैं, भले वो जाति के जो भी हो, उसी राजनीति के प्रतीक है जिस राजनीति के प्रतीक के खिलाफ गौतम बुद्ध ने लड़ाई शुरू की थी। मोदी उसी राजनीति के प्रतीक है जिस राजनीति के प्रतीक के खिलाफ बीपी सिंह ने लड़ाई लड़नी शुरू की थी। मोदी उसी राजनीति के प्रतीक है जिस राजनीति के प्रतीक के खिलाफ लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता पैदा लिए। जी हाँ, जाति महत्व एक समय के बाद जाति महत्व नहीं रख पाता है, सोच मायने रखती है। इस आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के साथ थे, बहुत सारे उसी परिवार के दूसरे लोग थे जो अंग्रेज के पक्ष में रहते थे। तो वो मानसिकता थी समझदारी की, उनको किस तरीके की आज़ादी पसंद थी, उसके तहत वो चीज़ें को उस तरीके से, उस नज़रिए से वो देखते थे। आज की तारीख में भी वही स्थिति है कि आप सवर्ण हैं या आप दलित हैं या पिछड़ा है, ये मायने नहीं रखता है। आज मायने ये रखता है कि आपकी सोच क्या है, आप समाज को, देश को, संविधान को, देश की संस्कृति को, देश के भाषाई विविधताओं को किस तरीके से आप देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जो मोदी देख रहे हैं जिस तरीके से, वही एक सनातन सोच है कि धर्म की महत्ता साइंस से भी ऊपर उन्होंने कर दिया। यही लड़ाई थी ना भाई। इस देश की लड़ाई क्या रही है, बुद्ध की लड़ाई क्या रही है, जैन की लड़ाई क्या रही है, कबीर की लड़ाई क्या रही है, इतने जो धर्म सुधारक हुए हैं उसकी लड़ाई क्या रही है, उसकी यही लड़ाई रही है कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है, हम किस धर्म को मानते हैं अपने तरीके। धर्म का हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे सांस्कृतिक मिजाज पर, हमारे पहनावा ओढ़ावा पर, हमारे सोच पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ये चीज़ें आप फोर्स करते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ें करनी होगी, जनेऊ पहनना होगा, तो फिर यही सोच सनातनी सोच है। तो ये सारी चीज़ें जो अचानक बुलबुला की तरह निकलना शुरू हुआ है, वो बुलबुला ही यही चीज़ दिखाता है कि आप लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। नीतीश हो, कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इनका स्वाभाविक तौर पर असहज होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तीनों इस तरीके की राजनीति से अपने आप को अलग रखने की कोशिश हमेशा की है। कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन से ही इन चीज़ों से दूरी बना कर रखा है। ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है, वो इस तरीके के, हालांकि ब्राह्मण का वोट उनको नहीं मिलता है। दिक्कत सवर्ण पॉलिटिक्स करने वाले के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें सवर्ण का वोट नहीं मिलता है, लेकिन सवर्ण है तो फिर उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, उस मजबूरी की वजह से भी राजनीति को साधना पड़ता है। बिहार में ही देखिए ना, नीतीश के शासन काल में जितने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सवर्ण बने, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के शासन काल में भी उतना बना होगा। जितने जिले के डीएम सवर्ण रहे नीतीश के शासन काल में, महत्वपूर्ण पदों पर रहे सवर्ण, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के शासन काल में भी रहा होगा। फिर भी सबसे ज़्यादा नाराज अगर कोई है नीतीश कुमार से तो वो सवर्ण है। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, घर घर गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात हो, घर घर सड़क पहुंचाने की बात हो, अलग अलग तरीके का योजनाओं का गांव तक पहुंचने की बात हो, सबसे बड़ा लाभुक अगर कोई वर्ग है नीतीश के शासनकाल में तो वो सवर्ण है, किसी भी रूप में आप गौर करके देखिए तो। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खिलाफत करने वाले कौन है नीतीश कुमार का? सवर्ण ही है।
तो क्योंकि ये सियासत का सत्य यही है कि नीतीश कुमार जिस सियासी धारा को बढ़ाना चाहते हैं वो धारा सवर्ण को स्वीकार नहीं है। इसलिए नहीं स्वीकार है कि वो उनके पक्ष में या उनके लिए काम नहीं की, इसलिए स्वीकार नहीं है कि ये जो सनातनवादी बीजेपी और संघ है उसके खिलाफ नीतीश हो गए। आज भी नीतीश वापस आ जाए तो हमें लगता है कि सारे लोग फिर गले लगाकर वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ें चल रही हैं समाज में, और समाज में जब भी ये चीज़ें फलीभूत हुई है भारतीय समाज में, कोई इतिहास, कोई अक्सर इतिहास दोहराता है ना, बुद्ध ऐसी ही इस धरती पे पैदा नहीं लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप समझ सकते हैं, और इसका असर आने वाले समय में अगर आप देखिएगा तो एक अलग तरीके की राजनीति आपको समझ में आएगी। और ये धीरे धीरे ये गोलबंदी होनी तय है, क्योंकि यूपी में आज जो रिजल्ट हुआ है वो रिजल्ट संकेत है कि ये जो आप मेढक तौल के जो सत्ता में बने हुए हैं ना, वो ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। बेहतर उदाहरण इसके लिए नीतीश है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस सियासी फ्रेमवर्क में अब तिलक, तराजू और बाकी चीज़ें एक जगह एकत्रित होना शुरू हुआ है, आवाज़ उठनी शुरू हुई है, ये 2024 आते आते पूरी तौर पे ये पूरा मसला निर्णायक मोड़ पर तो खड़ा है ही, आर पार वाली स्थिति में पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।